हेलो बच्चों, आज आपकी वर्कशीट नंबर 54 है सोशल साइंस की। डेट 17 नवंबर 2020। आपकी हिस्ट्री की बुक का चैप्टर नंबर 1 फ्रेंच रेवोल्यूशन। पिछली 3 वर्कशीट्स में भी हम यही चैप्टर पढ़ रहे थे, आज भी हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आज आपकी सामाजिक विज्ञान इतिहास पार्ट 1 कार्यपत्रिका 54 दिनांक 17/11/2020, जिसमें आप सबसे पहले अपना नाम लिखेंगे और उसके बाद अपने शिक्षक का नाम लिखेंगे। और आज की जो आपकी वर्कशीट है उसका टॉपिक है फ्रांसीसी क्रांति पार्ट 6। ठीक है, तो पिछली जो वर्कशीट थी उसमें हम पढ़ चुके थे कि फ्रांस में क्रांति होने के बावजूद वहाँ पे लोकतंत्र की स्थापना नहीं हुई। वहाँ पर आतंक का राज स्थापित हुआ रॉबस्पियर के अंडर। ठीक है, उसके बाद रॉबस्पियर को बंदी बना के उनको फांसी पे लटका दिया गया। उसके बाद वहाँ पर नेपोलियन का शासन होता है। ठीक है, और बिल्कुल अंत में जाकर वहाँ पे लोकतंत्र की स्थापना होती है। तो हम देखते हैं आज हम क्या देखेंगे कि महिलाओं के लिए जो क्रांति थी उसका क्या अर्थ था। तो महिलाएं फ्रांसीसी क्रांति की गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल थी। ठीक है, तो ये तो आप किसी भी देश की अगर क्रांति की या किसी भी देश के स्वतंत्रता संग्राम की अगर आप बात करें तो हर देश में महिलाओं ने काफ़ी सक्रिय रूप से भाग लिया है। उन्हें उम्मीद थी कि क्रांतिकारी सरकार उनका जीवन सुधारने हेतु ठोस कदम लेगी। ठीक है, उन्हें क्या उम्मीद थी महिलाओं को कि जो नई सरकार बनेगी वो उनका जीवन सुधारने के लिए कुछ अच्छे कदम उठाएगी। अधिकांश महिलाओं के पास पुरुषों की तुलना में बेहद ही कम अवसर उपलब्ध थे। ठीक है, और ये तो आप इतिहास अगर पढ़ेंगे तो किसी भी देश का इतिहास जब आप पढ़ते हैं तो हर जगह पर महिलाओं को पुरुषों की तुलना में हमेशा अवसर जो हैं वो कम ही मिले हैं। महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए, अपने हक के लिए हमेशा लड़ाई लड़नी पड़ी है। तो फ्रांसीसी क्रांति में भी महिलाओं ने बहुत ही सक्रिय रूप से भाग लिया। उन्हें उम्मीद थी कि जो सरकार बनेगी वो उनके लिए कुछ अच्छे कदम उठाएगी। महिलाओं ने अपने हितों पर चर्चा करने के लिए राजनीतिक क्लब शुरू किए और अखबार निकाले। ठीक है, तो जिस तरह से अन्य जो लोग थे, जो पुरुष वर्ग थे, जो क्लब्स बना रहे थे, चर्चाएं कर रहे थे, उसी तरह महिलाओं ने भी अपने राजनीतिक क्लब बनाए और अपने अखबार निकाले। उनकी एक प्रमुख मांग क्या थी कि पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार उन्हें मिलना चाहिए। ठीक है, तो उनकी एक प्रमुख मांग क्या थी कि जैसे पुरुषों को राजनीतिक अधिकार मिले हुए हैं, उन्हें वोट देने का अधिकार है, तो महिलाओं को भी इसी तरह से राजनीतिक अधिकार मिलने चाहिए। तो 1791 के संविधान में उन्हें निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया। ठीक है, तो इससे पहले क्या था कि सिर्फ संपन्न वर्ग के जो पुरुष थे, जिनके पास संपत्ति थी, उन्हीं को ही एक निष्क्रिय नागरिक की तरह देखा जाता था। इसके अलावा किसी को भी निष्क्रिय नागरिक नहीं माना जाता था। तो 1791 में महिलाओं को भी एक निष्क्रिय नागरिक माना जाने लगा। शुरू में क्रांतिकारी सरकार ने सुधार लाने वाले कुछ कानून लागू किए। लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा को अनिवार्य बना दिया गया। ठीक है, यानी कि सभी लड़कियों को शिक्षा लेना ज़रूरी है। अब शादी को स्वैच्छिक अनुबंध माना गया और नागरिक कानूनों के तहत उनका पंजीकरण किया जाने लगा। ठीक है, अब शादी पहले क्या थी, स्वैच्छिक नहीं थी, मतलब लड़कियों को बस कर दी जाती थी उनकी शादी, उनकी इच्छा भी नहीं पूछी जाती थी। तो अब सरकार ने जो कानून लागू किया उसमें कहा गया कि जो शादी होगी लड़कियों की वो उनकी इच्छा से होगी और उसका पंजीकरण होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना ज़रूरी है। तलाक को कानूनी रूप दे दिया गया और मर्द औरत दोनों को ही इसकी अर्जी देने का अधिकार दिया गया। ठीक है, तलाक को कानूनी बना दिया गया कि अगर कोर्ट में जाओगे तभी आपको पूरा प्रोसेस करोगे तभी तलाक मिलेगा। और अब मर्द और औरत दोनों को ही तलाक की अर्जी देने का अधिकार था। पहले क्या था, सिर्फ मर्दों को ही तलाक देने का अधिकार था, लेकिन अब दोनों को ही तलाक देने का अधिकार था। अब महिलाएं व्यावसायिक प्रशिक्षण ले सकती थी, कलाकार बन सकती थी और व्यवसाय चला सकती थी। ठीक है, पहले क्या था, महिलाएं सिर्फ घर की चार दीवारी में कैद थी, तो लेकिन अब उन्हें भी नौकरियां करने की इजाज़त दे दी गई, कलाकार बन सकती थी, अब वो अपना बिजनेस भी चला सकती थी। लेकिन राजनीतिक अधिकारों के लिए महिलाओं का संघर्ष जारी रहा। अब ये जो अधिकार थे ना वो सामाजिक थे, राजनीतिक अधिकार उन्हें अभी भी नहीं मिले थे, वोट देने का अधिकार उन्हें अभी भी नहीं मिला था। ठीक है, और राजनीति में एंटर करने मतलब
वोट देने का और वोट में चुनाव में खड़े होने का अधिकार उनके पास नहीं था। इनके नेत्रियों में सबसे महत्वपूर्ण थी ओलम दे गूस। ठीक है, तो उनके जो महिलाओं में सबसे इम्पोर्टेंट कौन सी थी? ओलम दे गूस। 1791 में इन्होंने पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र की तर्ज पर महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार किया और महिला अधिकारों के लिए आवाज़ उठाई। जैसे पुरुषों के लिए एक नागरिक अधिकार घोषणा पत्र हुआ करता था, तो 1791 में ओलम दे गूस ने एक महिलाओं के लिए नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार करके उसको जारी किया। ठीक है, आतंक राज के दौरान सरकार ने महिला क्लबों को बंद करने और उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून लागू कर दिया। ठीक है, तो जब आतंक का राज यानी कि जो रॉबर्टसपियर का टाइम था, उनके टाइम पे जितने भी क्लब महिलाओं ने बनाए थे वो बंद कर दिए गए और जितनी भी प्रकार की वो राजनीतिक गतिविधियां कर रही थी उन पर पूरी तरह से रोक लगा दी, उनको बैन कर दिया। नेशनल कन्वेंशन के शासनकाल में ओलम दे गूस पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया और उन्हें फांसी दे दी गई। ठीक है, तो एक महिला जिन्होंने सभी महिलाओं के लिए आवाज़ उठाई, एक नागरिक अधिकार घोषणा पत्र निकाला, उनको क्या माना गया? देशद्रोही माना गया। नेशनल कन्वेंशन जो एक पार्टी थी उसके टाइम पे, और उन पर मुकदमा चला के उनको फांसी दे दी गई। यानी कि अगर कोई भी महिला आवाज़ उठाने की कोशिश कर रही है तो उनको देशद्रोही मानकर उनको फांसी दे दी जाएगी। इस तरह का मैसेज दिया गया इसके थ्रू। अंततः सन 1946 में फ्रांस की महिलाओं ने मताधिकार हासिल किया। ठीक है, यानी कि 1789 से जो एक महिलाओं के लिए जो लड़ाई चली आ रही थी कि उन्हें भी राजनीतिक अधिकार मिलने चाहिए, वो जाकर उनको कब मिले? 1946 में। ठीक है, तो महिलाओं को अपनी राजनीतिक जो एक समानता है वो हासिल करने के लिए काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा दास प्रथा और क्रांति। ठीक है, तो उस टाइम पे ये एक प्रथा थी दास प्रथा, वो बहुत ज़्यादा वाइडली चल रही थी। उसमें क्या होता है कि दास प्रथा मीन्स गुलाम। तो क्या होता है कि दूसरे देशों से खरीद कर गुलाम लाए जाते हैं और उन्हें कहीं और बेचा जाता है। ठीक है, उनको बेचना, खरीदना, बेचना ये होता है और उनको गुलामों की तरह उनसे काम कराया जाता है। ठीक है, तो उपनिवेशों में दास प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से एक था। तो जो जैकोबिन क्लब के जो लोग थे, यानी कि जो तीसरे वर्ग के लोग थे, वो चाहते थे कि दास प्रथा का उन्मूलन हो जाए, यानी कि वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाए, और ये उनका एक मकसद था। कैरिबियाई उपनिवेश तंबाकू, नील, चीनी एवं कॉफ़ी जैसी वस्तुओं के महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता थे। कैरिबियाई मतलब जो वेस्ट इंडीज़ का एरिया है, वो वाला एरिया, वहाँ पर तंबाकू, नील, चीनी और कॉफ़ी जैसी वस्तुएं बहुत ज़्यादा मात्रा में उगाई जाती थी और वे पूरे वर्ल्ड में इसकी जो सप्लाई है वो करते थे। अपरिचित एवं दूर देश जाने और काम करने के प्रति यूरोपियों की अनिच्छा से श्रम की कमी को यूरोप, अफ्रीका एवं अमेरिका के बीच त्रिकोणीय दास व्यापार द्वारा पूरा किया गया। ठीक है, अब कैरिबिया यानी कि वेस्ट इंडीज़ एरिया में ये सब हमारी ज़रूरतें पूरी कर रहा है, तंबाकू की, नील की, चीनी की, कॉफ़ी की, लेकिन उस जगह पर कोई भी यूरोपीय व्यक्ति जाकर काम नहीं करना चाहता था। तो इसलिए इन्होंने क्या किया? एक त्रिकोणीय दास व्यापार किया, जिसमें क्या होता था, अफ्रीका से खरीदे जाते थे गुलाम। यूरोप जो है वो अफ्रीका से गुलाम खरीदता था। ठीक है, और फिर उनको अमेरिका को बेच देता था। तो इस तरह से त्रिकोणीय दास व्यापार चल रहा था और फिर अमेरिका उन लोगों को कैरिबियाई अपने उपनिवेशों में काम करने के लिए भेजता था। तो दास व्यापार 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ। फ्रांसीसी सौदागर अफ्रीका से स्थानीय सरदारों से दास खरीदते थे। यानी फ्रांस कहाँ पे हुआ? हमारा यूरोप में हुआ। तो फ्रांस के जो लोग थे वो अफ्रीका से स्थानीय सरदारों से दासों को खरीदते थे। दास व्यापार पर निर्भर व्यापारियों के विरुद्ध के भय से नेशनल असेंबली में कोई कानून पारित नहीं किया गया। ठीक है, तो अब क्योंकि दास व्यापार पर जो व्यापारी निर्भर थे वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे कि अगर वो विरोध करते तो कुछ इनको लगा था कि कुछ बड़ी बात ना हो जाए। तो उस टाइम पे नेशनल असेंबली दास प्रथा के खिलाफ कोई भी कानून पारित नहीं कर पाई, इस डर के मारे कि व्यापारी कुछ बड़ा कदम ना उठा लें। सन 1794 के कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों की मुक्ति पर कानून पारित कर दिया। तो फाइनली 1794 में एक कन्वेंशन हुआ जिसमें सभी दासों की मुक्ति का कानून पारित कर दिया गया, यानी कि जितने भी दास हैं जो खरीद कर लाए जाते हैं उन सभी को मुक्त कर दिया जाए।
10 वर्ष बाद नेपोलियन ने दास प्रथा पुनः शुरू कर दी। ठीक है, 1794 में बैन होने के बावजूद नेपोलियन ने 10 वर्ष बाद फिर से दास प्रथा को शुरू किया। बागान मालिकों को गुलाम बनाने की स्वतंत्रता मिल गई। ठीक है, तो जितने भी बागान मालिक थे उनको ये स्वतंत्रता मिल गई कि वो गुलाम बनाएं और अपने बागानों पर उनको काम करने के लिए रख लें। फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन 1848 में किया गया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 मार्क्स के लिए कि फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन कब किया गया। तो आप इसमें क्या लिखेंगे, 1848 में। ठीक है, इतने सारे प्रयासों के बावजूद भी जो दास प्रथा है वो पूरी तरह से कब बाहर हो पाई, 1848 में। ठीक है, तो लास्ट टॉपिक है वो है फ्रांसीसी क्रांति की विरासत, यानी कि फ्रांसीसी क्रांति हमारे लिए कौन कौन से अच्छे विचार छोड़ कर गई। जैसे पहला है स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार, यानी कि स्वतंत्रता और हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो फ्रांसीसी क्रांति की एक विरासत है। फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत है। ठीक है, कि सभी को फ्रीडम मिलनी चाहिए और सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार मिलने चाहिए। सन 1789 में सेंसरशिप की समाप्ति हुई। अधिकारों के घोषणा पत्र ने भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नैसर्गिक अधिकार घोषित कर दिया। तो तीसरी जो एक हमें इससे वो मिलती है विरासत, वो क्या है कि जो सेंसरशिप है वो ख़त्म कर दी गई। सेंसरशिप क्या होता है कि जब आप कुछ छपने से या कुछ लोगों तक पहुंचने से रोक देते हैं, तो इन्होंने क्या किया, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि हमें बोलने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए। ये विचार फ्रांस से निकलकर बाकी दुनिया में फैले। इनके कारण सामंती व्यवस्था का नाश हुआ। औपनिवेशिक समाजों ने स्वतंत्रता के अपने आंदोलन में दासता से मुक्ति के विचार को नई परिभाषा दी। ठीक है, तो फ्रांसीसी क्रांति से बहुत सारे हमारे विचार निकल के सामने आए, जैसे स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, बंधुत्व और मौलिक अधिकार हमारे जो भी हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि सबको बोलने की आज़ादी होनी चाहिए, दास प्रथा का अंत हुआ। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो फ्रांसीसी क्रांति से निकलकर सामने आई और ये पूरे विश्व के लिए एक उदाहरण बनकर उभरी। तो अब इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फ्रांसीसी महिलाओं के लिए क्रांति का क्या अर्थ व महत्व था। तो पहला पॉइंट क्या है, फ्रांसीसी क्रांति में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्हें उम्मीद थी कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद उनके जीवन में परिवर्तन आएंगे, लेकिन फ्रांसीसी क्रांति के बाद महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया। ठीक है, लेकिन उन्हें बहुत सारी सामाजिक, आप इसमें वाले पॉइंट्स भी लिख सकते हैं जिसमें उन्हें सामाजिक बहुत सारे कानून लागू किए गए उनको सामाजिक समानता दिलाने के लिए, लेकिन उनको राजनीति में अभी भी पूरी तरह से भागीदार नहीं बनाया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, फ्रांस की राजनीति और व्यापार में दासों का क्या महत्व रहा। तो उपनिवेश आधारित अर्थव्यवस्था में बागानी कृषि दासों पर ही निर्भर थी। फ्रांस के बहुत से लोग दास व्यापार में लगे हुए थे। दास व्यापारी इतने प्रभावशाली थे कि उनके विरोध के भय के कारण ही फ्रांसीसी असेंबली में दास प्रथा के खिलाफ लंबे समय तक कोई कानून पारित नहीं किया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, फ्रांसीसी क्रांति के बाद कौन कौन से कानून बने जिनसे आम लोगों का जीवन प्रभावित हुआ। तो लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया, शादी को स्वैच्छिक बंधन घोषित किया गया और उसका प्रमाण पत्र लेना भी ज़रूरी हो गया। तलाक को कानूनी रूप दे दिया गया जिसमें महिला और पुरुष को एक समान अधिकार दिया गया और महिलाओं को भी काम चुनने की आज़ादी दी गई। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी क्रांति के उन विचारों की सूची बनाइए जिनका प्रभाव हम अपने जीवन में देख सकते हैं। तो पहला है स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, दूसरा है समानता का अधिकार, तीसरा भाषण एवं अभिव्यक्ति का अधिकार, चौथा नागरिकों के मौलिक अधिकार और पांचवा क्या है, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार। और आप देख सकते हैं कि हमारे भारतीय संविधान में ये सभी अधिकार निहित हैं, यानी कि उसमें मौजूद हैं। तो ये आप कह सकते हैं कि हमने कहाँ से लिए हैं ये विचार, फ्रांसीसी क्रांति से। और सिर्फ हमने ही नहीं, ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड ने उनके इन विचारों को सराहा है और उनको अपने देश में अपनाया है। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आप सभी को समझ आ गई होगी और आप आज ही अपने टीचर्स को करके भेज देंगे। धन्यवाद।